हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 25वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 25वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 25वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 57 से यहाँ पर 33 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 57 से यहाँ पर 33 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 89 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 57 से यहाँ पर 33 कैसे बना है। तो मेरे भाई 57 से 33 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 57 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 57 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 पंजे 35। और मेरे भाई 35 से 33 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 35 में से -2 किया गया है। 35 में से -2 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 33। और ध्यान से देखिए 33 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 89 के अंदर और 89 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 89 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 89 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 अंटा के 72। और मेरे भाई इस 72 में से यदि हम -2 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 70। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 70। अब हमें देखना है कि संख्या 70 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर संख्या 70 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कूट भाषा में TAN को 33 के रूप में लिखा गया है और PAM को 28 के रूप में लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में BUG के लिए कूट क्या होगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। और मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए
अल्फाबेट लेटर दिया गया है TAN। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। टी के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर है। उसके बाद में है एन आता है 14 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर 33 लाने के लिए क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 1 मिलकर बन जाएगा 21, 21 और 14 मिलकर बन जाएगा 35। और 35 से 33 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 35 में से -2 करके यहाँ पर लिखा गया है 33। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 33 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि PAM को 28 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है P आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। P के बाद में है A आता है 1 नंबर पर है। उसके बाद में है M आता है 13 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 13 मिलकर बन जाएगा 30। और मेरे भाई यदि हम इस 30 में से क्या कर दें, -2 कर दें, तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे BUG के अंदर है, और BUG का कोड हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अल्फाबेट लेटर दिया गया है B आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। B के बाद में है U कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई U आता है 21 नंबर पर है। U के बाद में है G आता है 7 नंबर पर है। अब इन सभी को यहाँ पर ऐड कर लीजिए मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 2 और 21 मिलकर बन जाएगा 23, 23 और 7 मिलकर बन जाएगा 30। अब क्या करेंगे, सभी में से -2 किया गया था, तो इस 30 में से भी हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 30 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर संख्या बनेगी 28। यानी कि BUG को कूट भाषा में लिखा जाएगा 28। या फिर हम बोल सकते हैं कि BUG का कूट होगा 28। और ध्यान से देखिए 28 हमें दिया गया है ऑप्शन D के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन D हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 से यहाँ पर 61 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 726 कैसे बना है। फिर यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि 4 से यहाँ पर 61 कैसे बना है। तो मेरे भाई 4 से यहाँ पर 61 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 4 का किया गया है क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64, और 64 से 61 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 64 में से -3 किया गया है। तो 64 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 61। और ध्यान से देखिए 61 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 9 से यहाँ पर 726 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 9 का हम करेंगे क्यूब। तो मेरे भाई 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729, और इस 729 में से भी यदि हम -3 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 726।
26 है। और ध्यान से देखिए 726 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर है और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 6 का हम करेंगे क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का क्यूब होता है 216 और सभी में से -3 किया गया है तो इस 216 में से भी हम क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। तो 216 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर संख्या बचेगी 213, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 213। अब हमें देखना है कि संख्या 213 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 213 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी के साथ में मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी लगभग सॉल्यूशन के साथ में 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको मात्र 80 रुपए की फीस के अंदर रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में EJO को 60 तथा ABC को 12 लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करोगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि EJO को 60 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि ABC बराबर या ABC को यहाँ पर 12 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि MNO को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबर ज्ञात करना हो या संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर दिया गया है ई आता है 5 नंबर पर ई के बाद में है जे आता है 10 नंबर पर जे के बाद में है ओ आता है 15 नंबर पर। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 10 मिलकर बन जाएगा 15, 15 और 15 मिलकर बन जाएगा 30। और यहाँ पर लिखा गया है 60, तो 30 से 60 कैसे बनेगा,
तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम इस 30 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 30 का दोगुना होता है 60। और ध्यान से देखिए 60 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि ABC को यहाँ पर 12 इसी प्रकार से लिखा गया है। क्या तो करेंगे, क्या सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर है ए आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। उसके बाद में बी आता है 2 नंबर पर है। बी के बाद में सी आता है 3 नंबर पर है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इस 6 का कर देंगे 2 गुना। तो 6 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का 2 गुना होता है 12। और ध्यान से देखिए 12 यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इसके अंदर है, यानी कि MNO के अंदर है। और इसको क्या लिखा जाएगा ये हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए M आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर है। M के बाद में है N आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। N के बाद में है O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 13 और 14 मिलकर बन जाएगा 27, 27 और 15 मिलकर बन जाएगा 42। अब सभी का 2 गुना किया गया है, तो इस 42 का भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 42 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 42 का 2 गुना होता है 84, यानी कि MNO को लिखा जाएगा 84। अब हमें देखना है कि 84 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 84 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 7, 7 के बाद में दिया गया है 56, 56 के बाद में दिया गया है 28, 28 के बाद में दिया गया है 224, 224 के बाद में दिया गया है 112 और 112 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यदि आपने इस सीरीज को ध्यान से देखा है तो इस सीरीज के अंदर हमें संख्या पहले छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी इस क्रम में दी गई है। तो इस टाइप के सीरीज को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज के अंदर संख्या पहले छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी इस क्रम में सीरीज दिया जाए तो उस सीरीज को आपको सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। अब मेरे भाई यहां पर देखिए इस सीरीज के अंदर संख्या में पहले दी गई है छोटी फिर दी गई है बड़ी, तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले संख्या दी गई है 7, 7 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे संख्या दी गई है 28, तो 7 से 28 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 7 का क्या कर दें 4 के साथ में गुणा कर दें तो यहां पर बन जाएगा 7 चौक 28। फिर देखिए 28 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो बन रहा है 112, तो 28 से 112 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 28 का क्या कर दें 4 गुना कर दें तो 28 चौका हो जाएगा 112। अब 112 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो प्रश्न चिन्ह से बाहर चले जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई अब जो सीरीज छूट गया उसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर संख्या है 56, 56 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे आगे तो आगे संख्या है 224, तो 56 से 224 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए
देखिए यदि हम 56 का क्या कर दें, 4 के साथ में गुणा कर दें, 56 चौका हो जाएगा 224। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 224 से एक संख्या छोड़कर आगे चलना है। आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी का यहाँ पर 4 गुना हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 224 का भी 4 गुना कर देंगे। तो मेरे भाई 224 का 4 गुना कितना होता है, तो 224 का 4 गुना होता है 896, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 896। अब हमें देखना है कि संख्या 896 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 896 में दी गई है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी है विनोबा भावे को, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास को और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से अधिकतम मात्रा में क्या रहता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर राज्य में और ऑप्शन डी है असम राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है गोवा में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लोकसभा का नेतृत्व करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है गैलियम। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वह एकमात्र अधातु है ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बने हैं और इन दोनों क्वेश्चनों में 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था 12वां कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो मेरे भाई जब धातु आपसे पूछे तो याद रखना पारा धातु क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो वह अधातु है ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर चाहे तो आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 111 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112 में,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 108 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 105 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है विवेकानंद ने और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है केवल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को अन्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6 से अधिक है, ऑप्शन बी है 5 से कम है, ऑप्शन सी है 7 से अधिक है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले 15,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट मिलेगा, जिसके अंदर आपको जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ में इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर
अंदर आपको लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन है करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे, और साथ में इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, और यदि आपको इन किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए त्राइन के प्रथम युद्ध को, ऑप्शन बी है पानीपत के प्रथम युद्ध को, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी के युद्ध को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।